हाय हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स। आज की करंट अफेयर करेंगे आज आज में। पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं थ्रू अनअकैडमी। तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो और मेरा कोड यूज़ कर सकते हो कुशांग 10। अगर ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और उसके साथ साथ आप फ्री लाइव क्लासेस भी, जो स्पेशल क्लासेस होती है, उनको एक्सेस कर पाओगे। देन यू कैन compete with thousands of aspirant and stand out from the crowd। यहाँ पे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, आई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, जूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, सीआरपीसी, जितने भी हैं सारे कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड होंगे। देन यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज है, जो आरजेएस और एचजेएस आ रहे हैं उसके लिए आप, ये डेट्स आपके सामने हैं, इन डेट पे आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हो। मेरा कोड यूज करना कुशांग 10, तो आप फ्री में मॉक टेस्ट दे पाओगे। Then this is rapid revision series, then expert guidance for your judiciary 2021 preparation। ये सारे बैचेज हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो। देन हर एक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को मॉक टेस्ट होते हैं सुबह 9 बजे, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस एक्ट के। और इसका डिटेल एनालिसिस होता है सैटरडे संडे शाम को 7 बजे। देन ये फीस स्ट्रक्चर है, ये जो भी फीस स्ट्रक्चर है इसके ऊपर अगर आप मेरा कोड लगाओगे कुशांक 10 तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। मतलब 24 मंथ की अगर आप एक साथ फीस पे करते हो तो आपको 2200 रुपीज़ पड़ेगा, उस पर भी 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ कर लोगे तो। देन आप ये अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब और टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, चलो ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। इसके बाद हम आते हैं अपने करंट अफेयर के ऊपर। देखो, सबसे पहले हमारा करंट अफेयर जो आता है वो आता है आर के लक्ष्मण के ऊपर। आर के लक्ष्मण कौन है आपको पता है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे। आर के लक्ष्मण जो थे उनकी क्या है, 100th बर्थ एनिवर्सरी थी 24 अक्टूबर को। तो इसमें क्या था, जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, हैज पेड ट्रिब्यूट टू द कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ऑन हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी। तो उन्होंने उनको ट्रिब्यूट पे की है क्योंकि उनकी क्या थी, 100th बर्थ एनिवर्सरी थी। इनका पूरा नाम क्या था आर के लक्ष्मण जी का, राइस रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। 24 अक्टूबर 1921 टू 26 जनवरी 2050 वॉज एन इंडियन कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर एंड ह्यूमरिस्ट। तो ये तीन काम करते थे, अपने कार्टून्स बनाते थे, इलस्ट्रेटर थे जैसे एग्जाम्पल देके समझाते हैं ना, और ह्यूमरिस्ट थे, मतलब जो मजाकिया वे में अपने कार्टून्स बनाते हैं उस तरीके के काम करते थे। द कॉमन मैन इज अ कार्टून करेक्टर क्रिएटेड बाय इंडियन ऑथर एंड कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण। तो सबसे फेमस जो इनका कार्टून था वो कौन सा था, कॉमन मैन, जो इन्होंने बनाया था। तो जो सबसे फेमस है वो क्या है, कॉमन मैन है। For over a half century, the common man has represented the hopes, aspirations, troubles and perhaps even foibles of average Indian। तो कम से कम 50 सालों तक इन्होंने कॉमन मैन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करी, जैसे कि क्या एक कॉमन मैन के होप्स होते हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स वो फेस करता है थ्रू अ डेली कॉमिक स्ट्रिप। तो वो कॉमिक स्ट्रिप होती है ना, जैसे आती हैं वो पेजेस में हम देखते हैं, उस तरीके से आती थी, उसके अंदर ये दिखाते थे। ये कॉमिक स्टार्ट हुई थी 1951 के अंदर। It became one of the most recognized feature on the Times of India, the largest circulation English daily broadsheet newspaper in the world। तो ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है उसके अंदर फिर ये आने लगी थी और सबसे बड़ा एक तरीके से रिकॉग्नाइज फीचर हो गई थी इस न्यूज़पेपर का। लक्ष्मण ऑल्सो क्रिएटेड पॉपुलर मैस्केट फॉर द एशियन पेंट्स लिमिटेड ग्रुप कॉल्ड गट्टू इन 1954। तो जो एशियन पेंट लिमिटेड है, ये वाली जो कंपनी है, इसके लिए इन्होंने एक लोगो भी बनाया था जो गट्टू के नाम से था। तो ये 1954 में इन्होंने बनाया था। ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2005 एंड रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स इन 1984। तो ये दो अवार्ड्स इनको मिले हैं, पद्म विभूषण और रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला है। तो ये सब आर के लक्ष्मण जी के बारे में है और उनकी अभी क्या थी, 100th बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फोर्थ जनरल असेंबली। The fourth General Assembly of International Solar Alliance was held virtually between October 18 to October 21। तो ये वर्चुअली हुई, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जनरल असेंबली थी ये वर्चुअली हुई। कब से कब तक हुई, अक्टूबर 18 से लेकर अक्टूबर 21 तक हुई। इट वॉज प्रिजाइडेड बाय यूनियन मिनिस्टर श्री आर के सिंह, मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कौन, किसने प्रिजाइड किया था इस मीटिंग को, इस असेंबली को? तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है श्री आर के सिंह, जो मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और प्रेसिडेंट ऑफ द आईएसए असेंबली। तो ये जो है इन्होंने प्रिजाइड की थी मीटिंग। अ टोटल ऑफ 108 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द असेंबली। तो 108 कंट्रीज ने, दुनिया की अलग अलग 108 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर इंक्लूडिंग 74 मेंबर कंट्रीज, 74 जो थी वो मेंबर कंट्रीज थी एंड 34 जो थे ऑब्जर्वर थे एंड
प्रोस्पेक्टिव कंट्रीज थी एंड 23 जो थी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन थी, 33 स्पेशल इनवाइटी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इन सब ने पार्टिसिपेट किया। तो 74 कंट्रीज जो पहले से मेंबर्स थी, 34 ऑब्जर्वर कंट्रीज ने किया जो प्रोस्पेक्टिव कंट्रीज भी बोलते हैं, और 23 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस आई एंड 33 स्पेशल इनवाइटी ऑर्गेनाइजेशंस थी। इन सब ने इस असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट किया। It was announced that ISA target US डॉलर 1 ट्रिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोलर बाय 2030। तो इनका क्या इन्होंने क्या अनाउंसमेंट की है कि ये जो असेंबली है ये टारगेट करती है कि यूएस डॉलर्स के अंदर जो 1 ट्रिलियन का अमाउंट है उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए सोलर चीज़ों के अंदर, जो कि 2020 तक का इनका ऑब्जेक्टिव है, विच वुड बी सिग्निफिकेंट इन द ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर टू एनर्जी ट्रांजिशन नीडेड, जिससे कि हमारी जो वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए ये कर रहे हैं। अब जितना भी हम देख रहे हो करंट अफेयर के अंदर क्या चल रहा है, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन्हीं चीज़ों की बातें चल रही हैं। अंडर द मोदी जॉनसन लीडरशिप यूके एंड इंडिया विल टुगेदर ब्रिंग ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव। तो जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी लीडरशिप के अंदर एक ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव लाया गया एंड वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इनिशिएटिव लाया गया एट COP26। COP26 के बारे में हमने डे बिफोर यस्टरडे डिस्कस किया था, परसों के करंट अफेयर में। दिस इज एम्ड एट द मोबिलाइजिंग द ग्लोबल टेक्निकल फाइनेंशियल एंड रिसर्च कॉपरेशन बिकॉज इट इज ओनली by working together that we will be deliver the scale and pace of the clean power transition aim। क्योंकि हम सारे मिल के जब काम करेंगे तभी जो हमारा क्लीन पावर ट्रांजिशन एम है वो हमारा पूरा हो पाएगा। जो हमें एक तरीके से साफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, क्लीन एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, सोलर एनर्जी क्रिएट करनी है, और जितना भी एमिशन हो रहा है जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग जिससे क्रिएट हो रही है, ये सब चीज़ों को रोकना है। ड्यूरिंग द असेंबली 2 न्यू प्रोग्राम्स वर लॉन्च। तो इस असेंबली के दौरान, ये जो 4th जनरल असेंबली हुई, इसके दौरान 2 नए प्रोग्राम लॉन्च हुए, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मैनेजमेंट ऑफ सोलर पीवी पैनल्स एंड बैटरी यूसेज वेस्ट। एक फर्स्ट प्लान ये हुआ मैनेजमेंट ऑफ सोलर पीवी पैनल्स एंड बैटरी यूसेज वेस्ट, और दूसरा हुआ सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम। तो ये 2 प्रोग्राम्स लॉन्च हुए इस असेंबली के दौरान। The new hydrogen initiative is aimed at enabling the use of solar electricity to produce the hydrogen at more affordable rate। तो यहाँ पे क्या है, इस हाइड्रोजन इनिशिएटिव का पर्पस क्या है, ये क्या एनेबल कर रहा है कि जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज किया जाए हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए एट मोर अफोर्डेबल रेट, ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीपर रेट में, देन व्हाट इज अवेलेबल करंटली, जो कि करंटली अवेलेबल है, बाय ब्रिंगिंग इट डाउन टू USD 2 पर केजी। अभी 5 पर केजी पे चल रहा है, USD 5 पर केजी पे चल रहा है, उसको 2 पर केजी पे लाने का इनका ऑब्जेक्टिव है। एमिंग टू सिनर्जाइज इट्स एफर्ट्स इन एक्शन विद अदर सिमिलर इनिशिएटिव ग्लोबली, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जो OSOWOG जो ये वाली हमने ऊपर पढ़ी थी, ग्रिड ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव और OSOWOG हैज ज्वाइंड हैंड्स विद GGI ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव फ्रॉम यूनिफाइड। अब ये क्या कहलाएगा, यूनिफाइड क्या हो जाएगा, GGI OSOWOG इनिशिएटिव, एक साथ हो गया ये, which aims to contribute the collaborative rapid development of resilient grids globally, building and continental regional and national grid infrastructure program। ठीक है, तो ये सारे क्या है, उसी पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। The International Solar Alliance also announced a partnership with Bloomberg Philanthropies to mobilize 1 trillion in global investment for solar energy across ISA's members countries। तो इनका ऑब्जेक्टिव है, इन्होंने क्या किया, ISA ने पार्टनरशिप की है ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज से, जो भी ये डोनेट वगैरह करते हैं, कि ये हेल्प करे उनकी इस 1 ट्रिलियन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के अंदर, जो कि सोलर एनर्जी की तरफ हो। द 2 ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क विद वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। अब ये दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये किसके साथ मिलकर काम करेंगे, WRI के साथ, टू डेवलप सोलर इन्वेस्टमेंट एक्शन एजेंडा एंड सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप विच विल बी लॉन्च एट COP26, जो कि COP26 में लॉन्च होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। देन आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक सेक्टर। जो हमारा इलेक्ट्रिक सेक्टर है उसकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है कि प्रेजेंट के साथ फ्यूचर की ग्रोथ करेंगे। Ministry of Power notified ruled for the sustainability of electricity sectors and promotion of clean energy to meet the India's commitment toward climate change। ये वाली बात हम 24 अक्टूबर को भी हमने सेम बात की थी कि जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने क्या किया है, कुछ रूल्स लॉन्च किए हैं किसके अंदर, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 का, उसके अंदर कुछ नए रूल्स लॉन्च किए हैं ताकि जो हमारी क्लीन एनर्जी है उसके अंदर हेल्प हो पाए, उसको प्रोड्यूस करने में, उसके उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में हमारी हेल्प हो पाए। तो ये जो है नए रूल्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, और ताकि हम कॉस्ट की रिकवरी भी कर पाए, क्योंकि कॉस्ट की रिकवरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम और डेवलपमेंट कर पाए। तो कौन कौन से रूल्स आए हैं, एक आए हैं
इलेक्ट्रिसिटी टाइमली रिकवरी ऑफ कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लॉ रूल्स 2021। और दूसरे आए हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रमोशन ऑफ जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बाय असेसिंग मस्ट रन एंड अनदर मैटर्स रूल्स 2021। तो ये दो रूल्स लॉन्च हुए हैं। Timely recovery of the cost due to change in law is very important as the investment in the power sector largely depend upon the timely payments, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो टाइमली अगर पेमेंट होगी, अगर कस्टमर्स पे करेंगे टाइम पे, तभी आगे इन्वेस्टमेंट करी जा सकेगी। एट प्रेजेंट द पास थ्रू अंडर चेंजेस ऑफ लॉ टेक्स टाइम। तो अभी यहाँ पे जो है टाइम लगता है इन चीजों में। दिस इम्पैक्ट द विएबिलिटी ऑफ द सेक्टर एंड द डेवलप्स गेट फाइनेंशियली स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं, अगर उनको जल्दी से कॉस्ट रिकवर होगी तो फाइनेंशियली ठीक हो पाएंगे। द रूल्स वुड हेल्प इन क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन द कंट्री, जिससे कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो सके, और भी अगर किसी को बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करनी है तो ईजिली कर सके। तो ये जो रूल्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। देन अमेंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। तो ATUFS जिसको हम बोलते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल पीयूष गोयल, जो क्या है टेक्सटाइल के मिनिस्टर हैं, रिव्यू द अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। इन्होंने इसको रिव्यू किया है, ये जो स्कीम है इसको रिव्यू किया है, जो ATUF जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, टू बूस्ट द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। किस लिए है? इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए है, by enabling ease of doing business, bolstering exports and fueling employment। अब ये किस तरीके से करेंगे? इसके अंदर बिजनेस को आसान कर देंगे, एक्सपोर्ट को ये प्रमोट करेंगे और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाएंगे, ताकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया की वो बढ़े। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैड इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। तो इन्होंने क्या किया है, 1999 के अंदर एक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम इंट्रोड्यूस की थी एज अ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम इंटेंडेड फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ताकि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मॉडर्न हो सके और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो सके उसके अंदर। प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे कि बिजनेस जो है ईजी होगा, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है हमारा काम भी आसान होता है। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, वही तीन बातें आ गई यहाँ पे। सिंस देन द स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट वर्जन। तो उसी के बाद ये 1999 में स्कीम आई थी, उसी के बाद इस स्कीम को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्जन में बार बार इंट्रोड्यूस करते हैं। जो ऑनगोइंग ATUFs है हैज बीन अप्रूव्ड इन 2016 एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू वेब बेस्ड ITUFS प्लेटफॉर्म। तो जो अभी की ATUF है, अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम है, वो 2016 में लॉन्च हुई थी, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया था? वेब बेस्ड ITUFS प्लेटफॉर्म से इम्प्लीमेंट किया गया था। Capital investment subsidy is provided to benchmark machinery installed by industry after physical verification। अब यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों को पैसा प्रोवाइड करती है, इंडस्ट्री में लोगों को पैसा प्रोवाइड करती है उस मशीनरी के लिए जो कि बेंचमार्क मशीनरी है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन ये कब करती है? फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद, वहाँ जाएगी, चेक करेगी, उसके बाद देगी, ऐसे ही पैसा नहीं दे देती। ATUF was approved for period from 2015-16 to 2021-22 with an allocation of rupees 17,822 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो इतना रुपया जो है इसके लिए एलोकेट किया गया था इस 5 ईयर प्लान के लिए। पहले ये 12,661 था, 12,671 था, तो उसके बाद अब ये 17,822 रुपये कर दिया था। द स्कीम इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड विद 2 स्टेज मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। तो अब इसको 2 स्टेज मॉनिटरिंग सिस्टम के ऊपर एक तरीके से मॉनिटर किया जाता है, 2 स्टेजेस के ऊपर मॉनिटर किया जाता है बाय टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, कम मॉनिटरिंग कमेटी एंड इंटर मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग कमेटी। तो 2 कमेटियां हैं, 2 स्टेजेस के ऊपर इनको मॉनिटर करती है स्कीम को, इसके मैकेनिज्म को। पहली है द टेक्निकल एडवाइजर कम मॉनिटरिंग कमेटी और दूसरी है इंटर मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग कमेटी। ATUFs इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो ये जो है सारा का सारा वेब बेस्ड से होता है, ऑनलाइन आपको वेबसाइट पे जाकर इनकी चीजें मिल जाएंगी, ITUFS अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो। Modification carried out in the scheme guidelines in 2018 and further streamlining of procedure have simplified the process of availing the subsidy under the scheme। तो जो नई गाइडलाइंस आई थी उसके थ्रू जो प्रोसीजर था सब्सिडी लेने का, जो लोगों को सब्सिडी लेनी थी इस इंडस्ट्री के लोगों को, वो इजी कर दिया था प्रोसेस। इन 2019 IMSC डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस फिजिकल वेरिफिकेशन। तो इन्होंने क्या सोचा कि अब हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, जो मिनिस्ट्री है उन्होंने सोचा कि अब हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए सब्सिडी देने से पहले। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हमारी हुई हैं। अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम्स को रिव्यू किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने, जिनका नाम क्या है? पीयूष गोयल। देन 7th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स। अब ये क्या है? इंडिया हैज करंट ब्रिक्स चेयर कन्वीन द 7th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स ऑन 22 अक्टूबर 2021।
तो यहाँ पे क्या है, इंडिया ने जो करंट ब्रिक्स की चेयर है वो कन्वीन की, मतलब कि जो ब्रिक्स मीटिंग है उसको कन्वीन किया, जो 7th मीटिंग है ऑन 22 अक्टूबर 2021. Ministers adopted the terms of reference of Digital BRICS Task Force and supported the advancement in work of the BRICS Partnership on New Industrial Revolution. तो इन्होंने इसके ऊपर जो है इसको अडॉप्ट किया, इसके ऊपर जो टर्म्स है वो अडॉप्ट किए हैं, जो किस चीज के लिए, न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए, अक्रॉस सेवरल वर्किंग ग्रुप्स मीटिंग इन 2021. मिनिस्टर्स आल्सो अप्रिशिएटेड द डिस्कशन ऑन द 360 डिग्री अप्रोच ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. इन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया है जो हमने 360 डिग्री अप्रोच की तरफ डिस्कशन किया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के, उसको इन अ सेमिनार ड्यूरिंग वर्किंग ग्रुप ऑन आईसीटीज कॉपरेशन. Ministers encourage continuous cooperation in ICT activities in international organization and multilateral forums such as the International Telecommunication Union and other organizations. Ministers adopted the proposal to host Digital BRICS Forum annually to facilitate sharing of information and knowledge practices, initiatives, etc. on agreed cooperation areas. तो ministers ने क्या किया है, इस जो proposal था इसको अडॉप्ट किया है कि क्या, कि जो डिजिटल ब्रिक्स फोरम है उसको एनुअली होस्ट किया जाएगा, जिसके अंदर नॉलेज, प्रैक्टिसेस, इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा इन सब चीज़ों की बातें की जाएंगी. देन 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है. 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसके अंदर क्या था, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे किस चीज़ के, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, जिनका नाम है श्री अनुराग ठाकुर, हैज अनाउंस दैट मिस्टर स्टीवन सेबो एंड मिस्टर मार्टिन स्कोरिसी विल बी कन्फर्म्ड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा. तो ये गोवा में हुआ था फेस्टिवल, जिसके अंदर इन दोनों पर्सनैलिटीज को ये अवार्ड कन्फर किया गया, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. ठीक है. स्टीवन सेबो इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली एक्लेम्ड हंगेरियन फिल्म डायरेक्टर, जो हंगरी के जो है एक बहुत ही एक्लेम्ड फिल्म डायरेक्टर हैं ऑफ द पास्ट फ्यू डिकेड्स, नोन एज मास्टर पीसीज लाइक मेफिस्टो, फादर, ये सब मूवीज इन्होंने बनाई हैं, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया. मार्टिन स्कॉर्सेसी इज वन ऑफ द मेजर फिगर्स ऑफ द न्यू हॉलीवुड इरा, वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डायरेक्टर्स इन द फिल्म हिस्ट्री. तो इनको इसलिए ये अवार्ड दिया गया क्योंकि एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डायरेक्टर माना जाता है न्यू हॉलीवुड इरा के अंदर. द 52nd एडिशन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड ऑन 20th to 28 नवंबर इन 2021 इन गोवा. तो ये जो 52nd एडिशन है इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल, ये कब होगा, 20th to 28 नवंबर के अंदर होगा 2021 के अंदर गोवा में. द मिनिस्टर इन्फॉर्म दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर IFFI हैज इनवाइटेड मेजर OTT प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल. तो पहली बार ऐसा हुआ है कि OTT प्लेयर्स को भी इसके अंदर इन्वाइट किया गया, जो अमेजोन वगैरह हम देखते हैं उन लोगों को. In a first, Netflix, Amazon Prime, ZEE5, Voot, and Sony Live will be participate at the film festival through exclusive master classes, content launches, and previews, curated film package screenings, and various other on-ground and virtual events. तो ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स है ये अपने इस तरीके की चीजें लॉन्च करेंगे. BRICS Film Festival, Shri Thakur also announced that for the first time ever, films from 5 BRICS nations, जो अभी हमने ब्रिक्स के टॉपिक को पढ़े थे, उन 5 ब्रिक्स नेशन में से विल बी शोकेस थ्रू द ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल. उसके अंदर ये 5 मूवीज भी शो होंगी अलोंगसाइड IFFI. द 5 कंट्रीज, कौन कौन सी 5 कंट्रीज है ब्रिक्स की इसके अंदर, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका, चाइना एंड इंडिया और ऑल्सो फोकस कंट्रीज ऑफ द 52nd IFFI. तो ये बात थी 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की. Then PM Mitra Parks, ये क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज इशूड नोटिफिकेशन ऑन 21 अक्टूबर 2021 फॉर सेटिंग अप of 7 PM Mitra Parks as announced in the Union Budget 2021-22 and approved by the central government. तो यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, इन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया 21 अक्टूबर को कि 7 PM मित्रा पार्क्स वो लॉन्च करेंगे, जैसा कि यूनियन बजट के अंदर अनाउंस किया गया था 2021 और 2022 के, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है. PM मित्रा पार्क्स इज एनविसिएड टू हेल्प इंडिया इन अचीविंग यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बिल्ड रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन. तो ये जो पार्क्स होंगे ना, ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे. PM मित्रा इज इंस्पायर्ड बाय द 5F विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. तो इसके अंदर 5F विजन है जो प्राइम मिनिस्टर के हैं. 5F फॉर्मूला क्या क्या है, फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन. तो ये 5F विजन है प्राइम मिनिस्टर का. क्या है 5F विजन, जिसको ये हमारे जो
पीएम मित्रा पार्क से इसको फुलफिल करेंगे। फार्म टू फाइबर, ठीक है, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, तो ये 5 Fs हैं। The scheme is to develop integrated large scale and modern industrial infrastructure facility for entire value chain of the textile industry। तो इस स्कीम के अंदर मेन हमारा पर्पस क्या है कि हम क्या करेंगे, एक इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे फॉर एंटायर वैल्यू चेन। जो पूरी वैल्यू चेन है ना, कि हर एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू ऐड होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, या कहीं पे भी ऐसा ही होता है ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो पर्टिकुलरली हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं। इट विल रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो इससे जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और हमारा कॉम्पिटिटिवनेस जो है, compete करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ेगी इंडियन टेक्सटाइल की वर्ल्ड के अंदर। The 7 PM Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks will be set up at Greenfield, Brownfield site located in different willing states। तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये पार्क सेटअप होंगे। Proposals of state governments have ready availability of contiguous and encumbrance free land parcel of 1000 plus acres along with other textiles related facilities and ecosystems are welcome। तो यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग स्टेट जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने जाके प्रपोजल रखेंगी, हमारे पास इस तरीके की लैंड है जिसके अंदर इतना इतना एरिया है जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कौन सी स्टेट में हमें ये जो पार्क्स हैं डेवलप करने हैं। For a greenfield PM Mitra Park, the GOI development capital support will be 30% of the project cost with a cap of ₹500 करोड़। तो यहाँ पे 500 करोड़ की सपोर्ट मिलेगी, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट जो है 30% मिलेगी, जो कि अराउंड 500 करोड़ रहेगी। For brownfield sites, after assessment, development capital support of at the rate 30% of project cost, balance infrastructure and other support facility to be developed and restricted to limit of ₹200 करोड़। तो जो brownfield में, greenfield के लिए कितनी रखी गई है 500 करोड़, और जो brownfield sites है उसके लिए लिमिट 200 करोड़ रखी गई है। State government support will include provisions of 1000 acres land for development of world class industrial estate। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की सपोर्ट मांगी गई है इस चीज के लिए। Competitiveness incentive support of ₹300 crore will also be provided to each PM Mitra Park for early establishment of textile manufacturing units in PM Mitra Park। तो यहाँ पे इनको 300 करोड़ की और सब्सिडी दी जाएगी, या इंसेंटिव सपोर्ट बोल सकते हो, ताकि ये जो PM मित्रा पार्क हैं, जितने भी PM मित्रा पार्क बनेंगे, वो अपने अंदर जल्दी से टेक्सटाइल को एस्टेब्लिशमेंट करें, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एस्टेब्लिशमेंट करें और जल्दी से चीज़ें स्टार्ट हों। PM Mitra Park will be developed by special purposes vehicle which will be owned by state government। तो इसके लिए SPVs बनाए जाएंगे जिनको स्पेशल पर्पस व्हीकल बोला जाता है। जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई भी चीज़ बनाई जाती है उसको हम स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इनको ओन करेगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, कुछ प्राइवेट लोग मिलकर गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करेंगे और फिर ये इस PM मित्रा पार्क को डेवलप करेंगे। The master developer will not only develop the industrial park but also maintain it during the concession period। तो जब concession period होगा उस टाइम वो उसको मेंटेन भी करेंगे, डेवलप तो करेंगे फिर उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए भी बोला गया। Selection of this master developer will happen based on the objective criteria developed jointly by the state and central government। अब ये मास्टर डेवलपर्स कौन होंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करेंगे। देन अभ्यास द हाइट स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट जिसको बोलते हैं, वो सक्सेसफुली फर्स्ट फ्लाइट टेस्टेड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर ऑफ कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन ओडिशा। तो इन्होंने ये जो टेस्ट था ये सक्सेसफुली कंडक्ट किया। द व्हीकल कैन बी यूज एज एन एरियल टारगेट फॉर इवोल्यूशन ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम। तो इस व्हीकल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एज एन एरियल टारगेट यूज कर सकते हैं वेरियस मिसाइल सिस्टम्स के एवोल्यूशन के लिए। The performance of this target aircraft was monitored through telemetry and various tracking sensors including radars, electro-optical tracking systems। तो इन सब चीज़ों की जो इसकी परफॉर्मेंस है इन सब चीज़ों से की गई है। The current flight test is carried out as a part of development flight trials। तो ये जो डेवलपमेंट फ्लाइट ट्रायल है, एक फ्लाइट ट्रायल की तरह बोल सकते हो, इसके तौर पर ये करंट फ्लाइट की गई थी। Expression of interest of production of the vehicle has already been floated to Indian industries। This indigenous target aircraft, once developed, will meet the requirements of high-speed, expendable aerial targets for Indian Armed Forces। तो Indian Armed Forces को इस चीज़ के अंदर ये हेल्प करेंगे अगर एक बार ये डेवलप हो जाएंगे। अभ्यास is designed and developed by DRDO's Aeronautical Development Establishment, बेंगलुरु। तो ये अभ्यास किसने डेवलप किए हैं, जो DRDO का एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यूनिट है
बेंगलुरु के अंदर उन्होंने अभ्यास को डेवलप किया है। द एयर व्हीकल इज लॉन्च यूजिंग ट्विन अंडर स्लंग बूस्टर विच प्रोवाइड द इनिशियल एक्सेलरेशन टू द व्हीकल, जिससे कि इनिशियल एक्सेलरेशन मिले, शुरू में एक्सेलरेशन मिले, उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया। इट इज पावर्ड बाय गैस टर्बाइन इंजन टू सस्टेन लॉन्ग एंड्योरेंस फ्लाइट एट सबसोनिक स्पीड। तो ये क्या है, इसको किस चीज से पावर दी जा रही है, टर्बाइन इंजन को इसको गैस से पावर दी जा रही है ताकि ये लॉन्ग एंड्योरेंस फ्लाइट, जो कि इनकी लॉन्ग लंबी लंबी फ्लाइट्स होंगी सबसोनिक स्पीड के ऊपर, जो इतनी तेज स्पीड के अंदर होगी, उनको झेल पाए, उनको सस्टेन कर पाए। देन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी जिसको बोलते हैं, द चीफ ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी हैज एक्यूज्ड द यूएस ऑफ सबडोजिंग द मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट द इकोनॉमिक लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान। तो ये इस तरीके का एलिगेशन लगाया गया है, एक्यूज बोला जा रहा है यूएस को इस चीज के लिए। पाकिस्तान इज द 7th लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ चाइनीज ओवरसीज डेवलपमेंट फाइनेंसिंग विद 71 प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 27.3 बिलियन अंडर वेव ऑफ पार्ट ऑफ सीपीईसी। तो इसके चलते जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके चलते चाइना ने बहुत सारी चीजें इनको एक तरीके से इन्वेस्ट किया है इस कंट्री के अंदर। तो ये 7th लार्जेस्ट रिसिपिएंट है जो पाकिस्तान है चाइना से, मतलब चाइना से फंड रिसीव करने वाला, फाइनेंस रिसीव करने वाला, जिसके अंदर 71 प्रोजेक्ट जिनकी वैल्यू कितनी है 27.3 बिलियन है, उनके लिए फाइनेंस किया है चाइना ने। सीपीईसी लॉन्च इन 2015। द सीपीसी इज फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द मल्टी बिलियन डॉलर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, a pet project of Chinese President Xi Jinping aimed at enhancing Beijing's influence around the world through the China-funded infrastructure projects। तो ये एक रोड बना रहे हैं ताकि जो ये जी जिनपिंग का जो ड्रीम है, जिसके अंदर वो चाहते हैं कि इनकी कंट्री का इन्फ्लुएंस रहे थ्रू द वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। The 300 किलोमीटर लॉन्ग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कंसिस्ट ऑफ हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, रीजन जी जिनपिंग थ्रू अ वास्ट, नहीं यहाँ पे बस इतना था यहाँ तक कि ये जो है इसके अंदर बहुत सारे हाईवेज इंक्लूड होंगे, रेलवेज होंगी, पाइपलाइंस होंगी, ताकि कम्युनिकेशन बहुत तेजी से चले। सीपीईसी इवेंचुअली एम्स एट लिंकिंग द सिटी ऑफ ग्वादर इन साउथर्न वेस्ट पाकिस्तान। तो ये जो सिटी है ग्वादर साउथर्न वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, टू चाइनाज नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो जो चाइना का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वहां से इसको कनेक्ट करना चाहते हैं ये ग्वादर को, रीजन जिनजैंग थ्रू द वास्ट नेटवर्क ऑफ हाईवेज और रेलवेज। तो इसको ये इस एरिया को इस एरिया से कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस ये सब डेवलप करेंगे। द प्रपोज प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस बाय हैविली सब्सिडाइज्ड लोन। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट है इसको लोन बहुत ज्यादा दिए जाएंगे, जो गवर्नमेंट जिसके अंदर हेल्प करेगी। दैट विल बी डिस्पर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाय चाइनीज बैंक। तो चाइनीज बैंक जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सब्सिडी देगी, लोन्स देगी इसके लिए। इट पासिस थ्रू पीओके, तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके थ्रू ये पास होते हुए जाएगा। सीपीसी रेस्ट ऑन चाइनीज प्लान टू सिक्योर एंड शॉर्टन इट सप्लाई लाइन्स थ्रू ग्वादर विद एन एनहेंस्ड प्रेजेंस ऑफ द इंडियन ओशन। Hence, it widely believed that upon CPEC's fruition, an extensive Chinese presence will be undermine India's influence in the Indian Ocean। तो इसके थ्रू ये इंडियन ओशन के अंदर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। It is also being contended that if CPEC were to be successfully transform the Pakistan economy, that could be a red rag for Indian, which will remain at the receiving end of the wealthier and stronger Pakistan। ठीक है, अगर ये सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्मेशन में इसकी हेल्प होगी CPEC के थ्रू, जिससे कि जो पाकिस्तान है वो एक थोड़ा पावरफुल, वेल्दियर और स्ट्रॉन्गर नेशन बन जाएगा, जो कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम की बात है। बिसाइड्स इंडिया शेयर्स अ ग्रेट डील ऑफ ट्रस्ट डेफिशिएट विद चाइना एंड पाकिस्तान एंड हैज हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद बोथ। तो इसके साथ साथ जो इंडिया है वो क्या है, अभी उनका और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ जाएगा, हमारा दोनों के साथ ही, ना चाइना से ना पाकिस्तान, दोनों से नहीं बनती। एज अ रिजल्ट, इवन दो सजेशंस टू रीअप्रोच द प्रोजेक्ट pragmatically have been made, no advocate has overruled the principal stand of contention that continue to mask India's equation with China and Pakistan. Then International Snow Leopard Day on 23rd October is recognized as International Snow Leopard Day. The day came into being with the adoption of Bishkek Declaration by 12 countries on the conservation of snow leopards। तो ये जो है Snow Leopards Day बनाया जाता है इंटरनेशनल। ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन थी, बिश्केक डिक्लेरेशन थी, ये 12 कंट्रीज ने अडॉप्ट की थी। स्नो लेपर्ड के बारे में अगर देखें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा यूनिका जो है इसका साइंटिफिक नेम है। और ये जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं कहाँ पे रहते हैं, सेंट्रल एशिया के जो माउंटेन्स हैं उनके अंदर रहते हैं। कितने इनके नंबर्स हैं, देर आर ओनली बिटवीन 3920 एंड 6390 स्नो लेपर्ड्स लेफ्ट इन द वाइल्ड। तो इतने ही जो है इसके बीच में अराउंड में इतने ही लेपर्ड जो है रह गए हैं। रेंज एक्सटेंड टू द 12 कंट्रीज। अब ये 12 कंट्रीज के अंदर, अलग अलग 12 कंट्रीज में प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ पे, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? स्नो लेपर्ड्स वर कंसीडर्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज, इनको क्या एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में डाल दिया गया था अंटिल 2017, बट द स्टेटस वाज चेंज टू वल्नरेबल लेटर इन द ईयर, बाद में ये वल्नरेबल हो गए थे। एज पर रिपोर्ट्स इंडिया is home to about 450 to 500 snow leopards which can be spotted in the upper Himalayan region of the country। तो इतने जो leopards हैं वो इंडिया के अंदर मिल जाते हैं। National Fund to Control Drug Abuse. Social Justice and Minister of Social Justice and Empowerment Ministry has recently recommended that the National Fund to Control Drug Abuse be used to carry out de-addiction programs rather than just politicizing activities। तो यहाँ पे इस मिनिस्ट्री ने बोला कि ये जो फंड है इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए? डी एडिक्शन प्रोग्राम्स के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए यूज़ करना चाहिए। तो ये क्या है? ये फंड है क्या? नेशनल फंड है क्या? ये जो ड्रग अब्यूज के लिए बोला जा रहा है। इट वाज क्रिएटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इसके चलते ये ड्रग्स के लिए एक फंड बनाया गया था। अगर ये एक्ट पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा। इट हैज़ नॉमिनल कॉर्पस ऑफ 23 करोड़ रुपीज। इसके अंदर सिर्फ एक 23 करोड़ रुपए का फंड है। तो अंडर दिस एनडीपीएस एक्ट द सेल प्रोसीड्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी फोर्टिफाइड ग्रांट्स मेड बाय पर्सन एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड गो टुवर्ड दिस फंड। तो यहाँ पे अगर जैसे कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह किसी की फॉरफिट होती है एनडीपीएस एक्ट के अंदर, या कोई भी ग्रांट रिसीव होते हैं किसी पर्सन से, इंस्टीट्यूशन से, तो और कोई भी इनकम होती है इस इंस्टीट्यूशन की जो एनडीपीएस एक्ट के अंदर आती है, तो वो इस फंड के अंदर चले जाते हैं। तो ये इसके अंदर सिर्फ 23 करोड़ रुपए है। अब कैसे यूज किया जाता है? द एक्ट स्टेट दैट द फंड वुड बी यूज्ड टू कम्बैट इलिशिएट ट्रैफिकिंग एंड ऑफ नार्कोटिक्स। तो जो भी इलिशिएट ट्रैफिकिंग हो रही है, इसको बेचना खरीदना हो रहा है जो कि इलीगल है नार्कोटिक्स का, उसको कम्बैट करने के लिए यूज किया जाएगा। जो एडिक्ट्स है उनको रिहेबिलिट करने के लिए, और ड्रग एब्यूज ना हो उसको रोकने के लिए, इस चीज के लिए फंड यूज किया जाएगा। अराउंड 275 मिलियन पीपल यूज ड्रग ग्लोबली इन द लास्ट ईयर। तो कम से कम 275 मिलियन लोगों ने पूरी दुनिया में ड्रग्स यूज किए हैं लास्ट ईयर में। ओवर 36 मिलियन पीपल सफर्ड फ्रॉम ड्रग यूज डिसऑर्डर। इनमें से 36 मिलियन लोगों को ड्रग यूज डिसऑर्डर हुआ है। राइज इन द यूज ऑफ कैनाबीज ड्यूरिंग द पेंडेमिक हैज बीन रिपोर्टेड बाय मोस्ट कंट्रीज। अब जब पेंडेमिक था उस वक्त सब लोग घर में थे, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कैनबीस को यूज किया गया है ज़्यादातर कंट्रीज के अंदर। और बीइंग अ जुडिशरी स्टूडेंट या जुडिशरी एस्पिरेंट, आपको नार्कोटिक्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में एक्ट के अंदर हम पढ़ सकते हैं। नॉन मेडिकल यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व इन द सेम पीरियड। तो जो नॉन मेडिकल यूज है वो भी हमें देखने को मिला इन ड्रग्स का, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का। The latest global estimates say that about 5.5% of the population between 15 and 64 have been used drugs at least once in the past year। तो ये जो पॉपुलेशन है 15 से 64 साल के बीच की, इन्होंने अपने पास्ट ईयर के अंदर कम से कम एक बार जो है ड्रग्स का यूज किया है। Over 1100 million people globally are estimated to inject drugs. Half of them have hepatitis C। कम से कम 11 मिलियन पीपल ने अपने अंदर ड्रग्स इंजेक्ट किए हैं, जिसमें से आधे लोगों को हेपेटाइटिस सी है। Opioids continue to account for the largest burden of disease linked to the drug abuse cases and numbers in India। अब क्या numbers है? According to National Crime Records Bureau's Crime in India 2020 report, a total of 59,806 cases were lodged under NDPS Act। तो इतने सारे cases जो हैं NDPS Act में cover किए गए। In 2019 there were 3.1 crore cannabis users and 2.3 crore opioid users। तो ये एक तरीके के ड्रग्स हैं, इनके यूजर्स इतने सारे हैं। 5 करोड़ 6 करोड़ लोग जो है इंडिया में ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं। मॉरिशियस आउट ऑफ इट्स ग्रे लिस्ट FATF। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज मूव्ड मॉरिशियस आउट ऑफ इट्स ग्रे लिस्ट। तो जो FATF है उन्होंने मॉरिशियस को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया। Mauritius has strengthened the effectiveness of its anti-money laundering and terror financing process। तो अपने आप को strengthen किया है, उसकी जो effectiveness है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर और टेरर फाइनेंसिंग प्रोसेस के अंदर, वो सबको स्ट्रॉन्ग किया है कि ये चीज़ें ना हो। and has addressed related technical deficiencies to meet the commitments of its action plan regarding the strategic deficiency of the FATF identified in February 2020। For several years there have been apprehensions about Mauritius being a money laundering route फॉर FPIs ड्यू टू लिमिटेड रेगुलेटरी ओवरसाइट। तो बहुत पिछले सालों से माना जाता है कि जो मॉरिशियस है ये मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है, जो लॉज हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इतना ध्यान नहीं देते। The move would be enable Indian non-banking and other financial services companies to receive foreign direct investment from funds and vehicles incorporated by international investor in Mauritius। तो अब मॉरिशियस के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में इजिली आ पाएगी अगर किसी को डायरेक्टली मॉरिशियस के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो।
दिस में इनडायरेक्टली लीड टू हायर इन्वेस्टमेंट टू इंडिया फ्रॉम द आइसलैंड नेशन। तो इससे इनडायरेक्टली एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी मॉरिशियस से। इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट नाउ दे वुड बी लेस स्क्रूटनी बाय कस्टोडियन बैंक्स ऑन द बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ मॉरिशियस व्हीकल्स कमिंग एज एफपीआई एंड एफडीआई। तो अब जो हमारे कस्टोडियन बैंक्स होंगे वो लेस स्क्रूटनी करेंगे, मतलब लेस ज़्यादा छानबीन नहीं करेंगे अगर कोई बेनिफिशियल ओनरशिप मॉरिशियस से आएगी एज एफपीआई और एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर, इन सब चीज़ों के तौर पर। तो ये हमारा था आज का करंट अफेयर। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम जुडिशरी के पर्पज से सारे अपने करंट अफेयर कंप्लीट करते रहेंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।